नमस्ते विद्यार्थियों। अपन पढ़ रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास के अंदर हम देख रहे थे कि प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। उन जानने के स्रोतों के अंदर हमने देख लिया था ब्राह्मण ग्रंथ जो है उनको देख लिया था। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद में हमने साहित्यिक जो उनके स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोतों में ब्राह्मण ग्रंथ, जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, इनको देख लिया था। लौकिक जो साहित्य हैं उन लौकिक साहित्यों के अंदर हमने लौकिक साहित्य को अपन ने देख लिया था। विदेशी जो साहित्य हैं उन विदेशी साहित्यों के बारे में भी अपन ने अध्ययन कर लिया था। इसी के बाद में उसी टॉपिक का पार्ट नंबर अगला जो है वो है पुरातात्विक स्रोत। आज हम देखेंगे पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं, पुरातात्विक स्रोत किसे कहा जाता है, पुरातात्विक स्रोतों के अंदर हमें किन किन की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं और किस प्रकार से पुरातात्विक स्रोतों के बारे में जो वस्तुएं प्राप्त हुई है हमें अवशेष, औजार और उपकरण, उन अवशेष, औजार और उपकरण, अभिलेखों से, सिक्कों से हम किस प्रकार से जानकारियां हासिल कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। आइए विद्यार्थियों मेरे साथ में जुड़ जाइए। हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत कहते किसे हैं तो पूरा यानी कि प्राचीन काल के पुरातात्विक स्रोत यानी कि पूरा का मतलब होता है पूर्व में, कालीन, प्राचीन कालीन, पूर्व काल के जो भी स्रोत हैं, कौन से, जो जमीन के अंदर से हमें प्राप्त हुए हैं, जमीन के अंदर खुदाई के माध्यम से हमें जो प्राप्त हुए हैं, उन स्रोतों को हम पुरातात्विक स्रोतों के अंदर रखते हैं। पुरातात्विक स्रोतों के अंदर अगर हम बात करते हैं तो अवशेष, औजार और उपकरण विभिन्न जगहों पर खुदाई की गई है। सभ्यताओं की खोज के लिए विभिन्न स्थलों पर खुदाई की गई है। उन विभिन्न स्थलों पर जब खुदाई की गई तो वहां से हमें जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो सभ्यताओं के अंदर से जो हमें औजार प्राप्त हुए हैं, जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, उन वस्तुओं से, उन औजारों से, उन अवशेषों से हमें प्रागैतिहासिक कालीन यानी कि प्राचीन कालीन जो भी जानकारियां हैं वो सारी की सारी जानकारियां हमें वहां से हासिल हो जाती हैं। तो पुरातात्विक स्रोतों का बहुत ही महत्व है क्योंकि प्रागैतिहासिक कालीन हमें जानकारियां प्राप्त नहीं है। हमें क्या पता कि उस समय किस प्रकार से लोग थे, क्या उनका जीवन यापन किस प्रकार से कर रहे थे, किस प्रकार से उनका रहन सहन होगा, किस प्रकार से वो अपना जीवन यापन कर रहे थे, हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन जब हम इन अवशेषों के बारे में, इन औजारों से, इन अवशेषों से हम उस समय उस काल की जानकारियां हासिल कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हम पॉइंट के अनुसार हम इसका अध्ययन करेंगे कि पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं, उनको किस प्रकार से हम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो पुरातात्विक स्रोतों को उपकरण के आधार पर पुरातात्विक स्रोतों को हमने 3 भागों के अंदर बांटा गया है। 5 भागों के अंदर बांटा गया है। किनको? पुरातात्विक स्रोतों को। पुरातात्विक स्रोतों को कितने पॉइंट में बांटा गया है? पुरातात्विक स्रोतों को पांच भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। अध्ययन की दृष्टि से भी कहें या हम किसी भी तरीके से कहें तो पुरातात्विक स्रोतों को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों के अंदर बांटा गया है। अगर हम देखते हैं पहला पॉइंट है वो है अवशेष, औजार और उपकरण। अवशेष, औजार और उपकरण। औजार, अवशेष और उपकरण, ये है पहला बिंदु। दूसरा जो बिंदु है वो ये है कि अभिलेख। दूसरा जो है वो है अभिलेख। तीसरा जो बिंदु है, अभिलेखों के बाद में अगर हम बात करें तो सिक्के। चौथा जो बिंदु है वो अभिलेखों, सिक्के, अवशेष और औजार उपकरण के बाद में अगर हम देखते हैं तो स्मारक तथा भवन। स्मारक तथा
भवन। पांचवा जो बिंदु है वो बिंदु है मूर्तियां। मूर्तियां, ठीक है, आदि। तो पुरातात्विक जो स्रोत हैं उन पुरातात्विक स्रोतों को हम किस प्रकार से देख सकते हैं? तो पुरातात्विक स्रोतों को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। पहला पॉइंट है अवशेष, औजार और उपकरण। दूसरा है अभिलेख। तीसरा है सिक्के। चौथा है स्मारक तथा भवन। और पांचवा है मूर्तियाँ। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आपसे अनुरोध है कि जब मैं आपको अध्ययन करवा रहा हूँ तो आप मेरे साथ साथ में नोट करते रहिएगा। इससे क्या होगा, हमारा समय जो है वो बचत होगी। ठीक है, एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इसका जो पहला बिंदु है उसके पहले बिंदु के बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं, वो हैं अवशेष, औजार और उपकरण। देखो, प्राग ऐतिहासिक मानव के बारे में, प्राग ऐतिहासिक मानव के बारे में जानकारियां हमें इन्हीं अवशेषों के माध्यम से, औजारों और उपकरणों के माध्यम से हमें प्राप्त होती हैं। प्रस्तर युगीन मानव की जानकारी हमें प्रस्तरकालीन जो औजार और उपकरण हैं उनसे हमें प्राप्त होती है। तो प्राचीन कालीन मानवों के बारे में हमें जानकारियां इन्हीं औजारों से, अवशेषों से प्राप्त होती हैं। देखते हैं प्राग ऐतिहासिक मानव के बारे में। प्राग ऐतिहासिक मानव के बारे में हम उत्खननों से उपलब्ध हुए अवशेषों के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। प्रस्तर युगीन मानव के बारे में, प्रस्तर युगीन मानव के बारे में, प्रस्तर युगीन मानव के बारे में उसके प्रस्तर, औजारों एवं उपकरणों के आधार पर ही हमें जानकारी प्राप्त होती है। औजार एवं उपकरणों के निर्माण में प्रयुक्त तकनीकी दक्षता आदि के द्वारा ही उसके विकास क्रम को समझा जा सकता है। झोपड़ियों के अवशेषों, मवेशियों के खुरों के निशानों के अवशेषों आदि से हम प्रारंभिक मानव के पशुपालन कालीन इतिहास की जानकारियां हासिल कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें लिखने जैसी कोई बात नहीं है। आपको मैंने जिस प्रकार से बोला है उस प्रकार से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, आप समझ लेना। वीडियो को दोबारा आप जब सुनोगे तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो को रोक करके भी आप इसे नोट कर सकते हो। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है वो दूसरा पॉइंट है अभिलेख। दूसरा जो पॉइंट है वो कौन सा है? अभिलेख। नोट कर लीजिए आप, अभिलेख। अभिलेख, अभिलेख के अंदर देखते हैं ये दूसरा पॉइंट। ठीक है, अभिलेख। भारत भूमि पर बसने वाले मानव ने जब सभ्यता के प्रथम चरण में कदम रखा। भारत भूमि पर बसने वाले, कौन सी भूमि पर? भारत भूमि पर बसने वाले मानव ने जब सभ्यता के प्रथम चरण में कदम रखा तो उन्होंने अपने विचारों को, अपने शब्दों को लोगों तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले उन्होंने किसी वस्तु को चुना। तो उन्होंने चुना, शिलाओं को चुना, और उन शिलाओं के ऊपर जो अभिलेख, जो लेख उत्कीर्ण किया गया, उसी लेख को क्या कहा जाता है? अभिलेख कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है। मैं आपको बता देता हूं
कि भारत भूमि पर जन्म लेने वाले मानव ने जब सभ्यता के प्रथम चरण में कदम रखा तो उन्होंने अपने भावों को, अपने विचारों को लोगों तक प्रस्तुत करने के लिए जिस शिला को माध्यम बनाया और उस शिला पर जो उत्कीर्ण किया गया लेख, उनके द्वारा करवाया गया उत्कीर्ण, उसी लेख को क्या कहा जाता है? अभिलेख कहा जाता है। फिर भी समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है, तो सुन लेना एक बार। भारत भूमि पर बसने वाले मानव ने जब सभ्यता के प्रथम चरण में कदम रखा तो उसने भाषा एवं लिपि का विकास किया और उसने अपने लेखन का प्रथम माध्यम पत्थर शिलाओं को बनाया। अभिलेखों से तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। आप नोट कर लीजिए, भारत भूमि पर जब मानव ने कदम रखा, भारत भूमि पर जब मानव ने कदम रखा, भारत भूमि पर जब मानव ने कदम रखा तो उन्होंने अपने विचारों, और भावों को भाषा एवं लिपि के माध्यम से लोगों को, देखो, भारत भूमि पर जब मानव ने कदम रखा, उन्होंने अपने भावों को भाषा एवं लिपि के माध्यम से लोगों तक शिलाओं पर उत्कीर्ण कर भारत भूमि पर जब मानव ने कदम रखा, उन्होंने अपने विचारों, भावों को भाषा एवं लिपि के माध्यम से लोगों तक शिलाओं पर उत्कीर्ण कर पहुंचाया। इन्हीं शिलाओं को अभिलेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिलेख कहा जाता है। अब अभिलेख भी है ना, वो सभी अभिलेख अलग अलग प्रकार के हैं। अभिलेखों को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। किनके द्वारा? अभिलेखों को अलग अलग भागों के अंदर बांटा गया है। अभिलेख अलग अलग प्रकार के हैं। तो उन अभिलेखों की अगर हम बात करते हैं तो अभिलेखों से हमें किसकी जानकारी प्राप्त होती है? तो अभिलेखों से हमें तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। अगर हम प्रमुख अभिलेखों की बात करें तो जूनागढ़ अभिलेख, प्रमुख अभिलेखों की बात करें तो प्रमुख अभिलेखों के अंदर हम बात करते हैं तो जूनागढ़ अभिलेख के बाद में देखते हैं तो मेहरौली का लौह स्तंभ, मेहरौली का लौह स्तंभ या मेहरौली का स्तंभ लेख भी कह सकते हैं या लौह स्तंभ भी कह सकते हो। इसके बाद में है ऐरण अभिलेख, ग्वालियर प्रशस्ति, ऐरण अभिलेख
एरण अभिलेख, ग्वालियर प्रशस्ति, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर अपन देखते हैं कि अभिलेखों के जो भाग हैं उन भागों के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। हाँ, आगे बात करते हैं अपन शिलालेख। ये अभिलेख का ही टॉपिक है, पॉइंट है शिलालेख। अब अपन बात करते हैं शिलालेख। शिलालेख किसे कहा जाता है? शिलालेख किसे कहा जाता है? तो पाषाण, पाषाण किसे कहा जाता है? पत्थर को कहा जाता है। पत्थर को ही क्या कहा जाता है? शिला कहा जाता है। और उसी शिला पर जब कोई किसी भाषा के अंदर किसी शब्दों को आकार दिया जाता है या रूप दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? लेख कहा जाता है। तो उन्हीं शिला पर जब लेख का उत्कीर्ण करवा दिया जाता है तो उसे शिलालेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिलालेख कहा जाता है। शिला शब्द को ही समझना, इस शब्द के अंदर ही इसका अर्थ छुपा हुआ है, इसका मीनिंग इसी के अंदर छुपा हुआ है। शिला लेख दोनों शब्दों के टुकड़े कर दो। शिला, शिला का अर्थ होता है पत्थर। क्या अर्थ होता है? पत्थर। शिला का अर्थ क्या हुआ? पत्थर। और लेख यानी कि लिखना, पत्थर पर लिखना, पत्थर पर लिखना क्या कहा जाता है? जब पत्थर पर कोई लिख दिया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? शिलालेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिलालेख कहा जाता है। बहुत ही सरल इसकी परिभाषा है, लिख लीजिए। पत्थर पर जब कोई लेख लिखा जाता है तो उसे शिलालेख कहा जाता है। पत्थर पर या शिला पर कोई लेख लिखा जाता है तो उसे शिलालेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिलालेख कहा जाता है। जब वो पत्थर पर कोई लेख लिखा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? शिलालेख कहा जाता है। अब अपन बात करते हैं शिलालेख। तो बोंगचकोई शिलालेख लगभग 1400 ईसा पूर्व का है, जो सबसे प्राचीन माना जाता है। शिलालेख की बात करते हैं तो इन शिलालेखों के अंदर बात करते हैं तो बोंगचगोई शिलालेख 1400 ईसा पूर्व का है, जो सबसे प्राचीन शिलालेख माना जाता है। कौन सा? बोंगचकोई जो शिलालेख है वो 1400 ईसा पूर्व का है, जो सबसे प्राचीन शिलालेख है। इस शिलालेख में इंद्र, वरुण, मित्र, इस शिलालेख में इंद्र, वरुण, किसका? इंद्र, वरुण, मित्र
आदि के नाम उल्लेखित हैं। आदि के नाम क्या है? उल्लेखित हैं। कौन से अभिलेख में, कौन से शिलालेख में? बोंग चकोई जो शिलालेख है उस शिलालेख के अंदर इनके नाम उत्कीर्ण किए गए हैं। इसमें शिलालेख में, इस शिलालेख में सम्राट अशोक के कालीन, इस शिलालेख में सम्राट अशोक से संबंधित भी जानकारियां प्राप्त होती हैं। इस शिलालेख से, इस लेख से, इस लेख से अशोक की जानकारियां, री में री छोटी आएगी, जानकारियां अशोक की जानकारियां मिलती हैं। किसकी जानकारियां मिलती हैं? अशोक की जानकारियां मिलती हैं। किसके अंदर? इस शिलालेख में। कौन से? बोंग चकोई जो शिलालेख हैं उस शिलालेख के अंदर किसकी जानकारियां मिलती हैं? अशोक की भी जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप इसे फटाफट नोट कीजिए ताकि अपन आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, आपने ले लिया होगा। अब अपन आगे देखते हैं गुहा लेख। कौन सा लेख? गुहा लेख। गुहा लेख का मतलब यही होता है, गुहा, गुहा का मतलब होता है गुफा। क्या होता है? गुफा। किसी चट्टान को, यानी कि किसी चट्टान को काट करके जो गुफा बनाई जाती है और उस गुफा के अंदर जब कोई लेख लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? गुहा अभिलेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुहा अभिलेख कहा जाता है। ठीक है, इसकी परिभाषा देखो, कोई भी शब्द हो आप उस शब्द के ऊपर ध्यान दीजिए, उस शब्द के बारे में आप देखिए उसको गौर से और उसके बारे में सोचिए। आपको शब्द के अंदर ही उसका अर्थ मिल जाएगा। जब शब्दों का आप खंडन करोगे, शब्दों को आप तोड़िए, हर एक शब्द को आप तोड़ो। जब आप उसको तोड़ोगे तो आपको उसके अंदर से अर्थ अपने आप बाहर आएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो गुहा लेख, गुहा लेख, गुहा लेख को आप शब्दों का खंडन कीजिए। प्राचीन भारत के इतिहास पर चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं में उत्कीर्ण कराए गए गुहा लेख भी महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं। देखो, चट्टानों को काट करके, चट्टानों को काट करके जो लेख लिखे गए हैं, जो लेख लिखे गए हैं उन्हें, जो लेख लिखे गए हैं उन्हें गुहा लेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुहा लेख कहा जाता है। देखो, चट्टानों को काट करके, आपने देखा होगा जब चट्टान को काटा जाता है उसके अंदर क्या बनती है? गुफा बनती है। और उस गुफा पर जब किसी चट्टान को काट करके उस गुफा के अंदर जब कोई लेख लिखा जाता है तो उसे गुहा अभिलेख कहा जाता है। अब गुहा अभिलेख की अगर अपन बात करते हैं तो अशोक का बराबर गुहा लेख, इसमें अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो अशोक का बराबर गुहा लेख। ठीक है, अशोक का बराबर गुहा अभिलेख। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो दशरथ का नागार्जुनी गुहा लेख। दशरथ का नागार्जुनी, दशरथ का नागार्जुनी गुहा लेख। दशरथ का नागार्जुनी गुहा लेख। ठीक है, ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? गुहा लेखों के अंदर आती हैं।
अब अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो कलिंग का शासक जो है खारवेल, खारवेल का हाथी गुहा अभिलेख भी एक महत्वपूर्ण अभिलेख गुहा अभिलेखों के अंदर माना जाता है। अब बात करते हैं स्तंभ लेख। स्तंभ लेख किसे कहा जाता है? अगला बिंदु है स्तंभ लेख। स्तंभ अभिलेख या स्तंभ लेख, ठीक है। स्तंभ अभिलेख किसे कहा जाता है? ये थ नहीं आएगा, त आएगा, ठीक है। स्तंभ अभिलेख या लेख। देखो, स्तंभ किसी पत्थर पर जब लेख उत्कीर्ण किया जाता है और उसे किसी एक बिंब बना दिया जाता है, इस प्रकार से एक बिंब बना दिया और एक बिंब बना करके उसके ऊपर जब कोई लेख लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? स्तंभ लेख कहा जाता है। वर्तमान समय में जितने भी सामुदायिक भवन, जितने भी सरकारी भवनों का निर्माण किया जाता है या सार्वजनिक सड़कों का निर्माण किया जाता है तो आपने देखा होगा कि एक बोर्ड बनाया जाता है और उस बोर्ड पर लिखा जाता है कि माननीय सांसद या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। इस प्रकार से कोई भी जब पत्थर की चट्टान पर या पत्थर पर जब लिखा जाता है और वो पत्थर कैसा होगा? एक बिंब होगा और इस बिंब पर जब वो लिख करके लगवा दिया जाता है, एक बोर्ड बना करके लिख दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? स्तंभ लेख कहा जाता है। स्तंभ यानी कि पिल्लर पर, यानी कि पिल्लर कहो आप, थंब कहो, स्तंभ कहो, उस पर लेख जब लिखा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? स्तंभ लेख कहा जाता है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो अशोक के ही प्रयाग में खड़े स्तंभ पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, आप तो इसको शॉर्ट में ही लिख लेना कि स्तंभ अभिलेख किसे कहा जाता है? तो किसी स्तंभ पर जब उत्कीर्ण किया गया लेख, जब किसी स्तंभ पर कोई लेख उत्कीर्ण किया जाता है तो उसे स्तंभ अभिलेख या स्तंभ लेख कहा जाता है। इसके आगे अगर हम बात करते हैं तो अगला जो बिंदु है वो है आपका सिक्के। सिक्कों की अगर हम बात करते हैं तो प्राचीन भारत की हमें जानकारियाँ सिक्कों से प्राप्त होती हैं। किससे प्राप्त होती हैं? सिक्कों से प्राप्त होती हैं। आप सोच रहे होंगे कि सिक्के से कौन कौन सी जानकारियाँ हमें हासिल हो सकती हैं, सिक्कों से हमें कौन कौन सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो एक जो सिक्का होता है, कौन सा सिक्का, अगला बिंदु है सिक्के। तो सिक्कों से हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। सिक्के से हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है? एक तो प्राप्त होता है सन, प्राप्त होता है सिक्के से। सन के बाद में हम देखते हैं तो राजा का नाम पता चलता है, राजा कौन था। एक तो सन पता चला, राजा पता चला, राजा का धर्म पता चला कि राजा का कौन सा धर्म था और प्रजा का कौन सा धर्म था, ये भी हमें पता चला। सन पता चलता है, राजा पता चलता है, धर्म पता चलता है। आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आर्थिक स्थिति के बारे में हमें क्या पता चलता है? जानकारी हमें पता चलती है। इसके बाद में साम्राज्य की सीमाओं की जानकारी पता चलती है। सीमाओं की जानकारी हमें प्राप्त होती है किससे? इसके बाद में व्यापार की जानकारी हमें प्राप्त होती है किससे? सिक्के से हमें क्या प्राप्त हुआ? एक तो सन प्राप्त हुआ कि कौन से सन का यह सिक्का है, यानी कि उस समय कौन सा सन चल रहा था, इसके बारे में जानकारी प्राप्त। दूसरी, उस समय राजा कौन था, इसकी भी जानकारी हमें किससे प्राप्त होगी? सिक्के से प्राप्त होगी। धर्म कौन सा था, ये भी हमें किससे पता चला? सिक्के से। आर्थिक स्थिति के बारे में हमें पता चला, क्योंकि अगर राजा की जैसी स्थिति होगी उसी के अनुसार वह सिक्का चलाएगा अपना, या सिक्के की चलाएगा। तो सिक्के की से हमें किसकी जानकारी प्राप्त हुई? आर्थिक स्थिति। सीमाओं का पता चला कैसे? कि जहाँ जहाँ पर सिक्का हमें प्राप्त होगा खुदाई में, वहाँ वहाँ हमें पता चल जाएगा कि इस राजा की सीमा यहाँ क्षेत्र थी। जैसे अब भारत के अंदर रुपया चलता है तो क्या आपको भारत का रुपया पाकिस्तान के अंदर मिलेगा? नहीं मिलेगा। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी रुपया मिलेगा। तो आपको पता चल गया कि इन क्षेत्रों में के अंदर रुपया चलता, मतलब ये क्षेत्र भारत के अंदर आते होंगे, सीधी सी बात है। इसके बाद में व्यापार का पता चलता है। व्यापार का इसलिए हमें पता चलता है कि क्योंकि अगर हमारी मुद्रा कहीं और भी अगर प्राप्त होती है या किसी अन्य देश की मुद्रा हमारे देश के अंदर प्राप्त होती है तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे वहाँ से क्या होगा? व्यापारिक लेन देन होगा, तभी वहाँ की मुद्रा यहाँ पर पहुँची है। तो सिक्के से हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं।
इसके बाद में सिक्कों से राजा की रुचियों के बारे में भी पता चलता है कि राजा की रुचि किसके अंदर थी, इसके बारे में भी हमें पता चलता है। इसके बाद में सिक्के से हमें जो आभूषण होते हैं या जो पहनावा होता है उसके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि राजा महाराजाओं के द्वारा सिक्कों के ऊपर राजाओं के फोटो अंकित करवाए गए थे, महारानियों के फोटो अंकित करवाए गए थे, उनके जो देवी देवता हैं उनके फोटो अंकित करवाए गए थे। उसके अंदर जो आभूषण पहने हैं तो उन आभूषणों से भी पता चलता है कि उस समय कौन कौन से आभूषणों को धारण किया जाता था। यानी कि प्यारे विद्यार्थियों, सिक्कों से हमें बहुत सारी जानकारी हासिल हो सकती हैं। आपको नहीं पता होगा तो अब आपको पता चल गया होगा। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।